नमस्कार, कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना अग्रवाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा बोलते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी कहानी सबने है जानी। अब आपके संघर्ष की कहानी हमें लोगों को है बतानी। हमारे साथ हैं आज विशाल मंत्री, जो कि सीईओ है रिया सील्स प्राइवेट लिमिटेड के। सबसे खास बात, हु इज विशाल मंत्री, यू विल आस्क मी। सबसे खास बात इनकी ये है कि ये बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है, लेकिन डायनेमिक है और बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ तो इनमें बात होगी। यही सोच के हमने सोचा क्यों ना इनसे बात किया जाए। ओके, आज हमारे साथ है विशाल मंत्री इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। हेलो विशाल, हाउ आर यू? हेलो, हाय, आई एम विशाल मंत्री इन कॉफी विद एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। जय महेश। जय महेश। इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी आपकी, पटना में रह रहे थे, पेरेंट्स का अच्छा खासा बिजनेस है, तो उसके बाद क्या पड़ी यार कि आप कलकत्ता आ गए। और कलकत्ता आके आपने सोचा 2018 में, कलकत्ता नहीं, आपने सफर गुवाहाटी से शायद शुरू किया था। Yes. आपने क्या सोचा, अरे आराम से पटना में रह रहे थे तो कंफर्ट लाइफ छोड़ के आप क्यों यहाँ पे अकेले अपना संघर्ष कर रहे हो? यू स्टे अलोन, राइट? राइट। तो मुझे अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताओ। मेरा बिजनेस जो है वो हमारा प्लाईवुड लैमिनेट्स का बिजनेस है। इट्स अ B2B बिजनेस। तो मैं 2015 में पुणे चला गया था फॉर माय हायर स्टडीज। तो 2015-18 तक मैं वहीं पे ही था। तो बट आई हैड अ क्लैरिटी कि मुझे बिजनेस करना है। तो मेरा फैमिली बिजनेस है, मुझे इसको एक्सटेंड करना, उसको एक नए लेवल पे लेके जाना है। बट द पार्ट वाज कि पटना का जो हमारा बिजनेस था वो मोर देन 25 इयर्स बिजनेस, वो एक्स्टैब्लिश्ड बिजनेस था। तो मोर ओवर वहां पे जाके मुझे गद्दी पे बैठने का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरा कुछ ज्यादा सेल्फ एडिशन नहीं होता। आपका आउटपुट नहीं था, पापा का बिजनेस था। मुझे अपना लेवल देखना था कि क्या मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं भी खुद एक एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ एंड मेक माय फादर प्राउड कि यस, मतलब ही कैन रिलाई ऑन मी, कि वो अब इतना ग्रो हो चुका है कि वो कर सकता है। तो आई स्टार्टेड, फिर गुवाहाटी मैंने शुरू किया। वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, हमने कुछ कनेक्ट एस्टैब्लिश किए तो हमें गुवाहाटी अपॉर्चुनिटी मिला। तो क्या कर रहे थे? बिजनेस के बारे में कुछ बताओ। बिजनेस मॉडल जो आप करते हो, आप लोग क्या करते हो? इट्स अ प्योर B2B बिजनेस। और देसी भाषा में बात करेंगे तो हमारा होलसेल का बिजनेस है सनमाइका को लेके। अच्छा, हमारे पास में सनमाइका जो वुड प्लाईवुड पे यूज होती है। तो उसमें बहुत अलग अलग तरीके के टाइप्स आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमिनेट हम जिसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनमाइका। राइट। हम उसमें डील करते हैं। तो हम जितने भी जो प्लाईवुड डीलर होते हैं, जो प्लाई सनमाइका बेचते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। वो हमारे कस्टमर्स होते हैं। तो ये हमारा पूरा होलसेल का नेटवर्क है। हम पूरे स्टेट में काम करते हैं। तो जैसे मैंने असम से शुरू किया, तो मैंने गुवाहाटी ऑफिस स्टैब्लिश किया था वहाँ पे। गुवाहाटी में कोई पहचान थी वो आप वहाँ गए? नहीं, ऐसे ही चले गए? हाँ, मतलब ये था अपॉर्चुनिटी, तो डरना क्यों है। इट वाज एन ओपन मार्केट वहाँ पे था नहीं। तो एक पहले हमने छोटी सी स्टडी बना के रखी थी मार्केट को लेके, कि जिस मैं मार्केट में जा रहा हूँ वहाँ पे जगह है कि नहीं है। और मैं अगर जगह नहीं है तो क्या चीज का जगह है। जगह नहीं तो कोई ना कोई चीज का तो जगह होगा। तो जो चीज का जगह नहीं थी, मैंने उसको हाईलाइट किया। मैंने वो प्रोडक्ट मैं लेके गया वहाँ पे कि जो वहाँ पे अवेयर नहीं थे लोग। जो डीलर जो वहाँ पे बेच रहे थे, उस चीज के लिए वो अवेयर नहीं थे। तो मैंने उस चीज के लिए पहले मैंने एक रेकी स्टैब्लिश करी, ऑफिस सेटअप किया, ट्रैवल्स करते थे, एरियाज में जा जाके पॉइंट्स डेवलप करना, यूजर को ढूंढना कि मेरा ये प्रोडक्ट कौन लगा सकता है, कि वो और यूजर क्यों लगाए, उसके लिए एक एक्सपीरियंस बनाना, उसको समझाना कि उससे क्या बेनिफिट होगा, फिर उस प्रोडक्ट का डिमांड जनरेट कराना। एक बार आप कहते हैं, अगर आपने डिमांड जनरेट कर दिया तो सप्लाई अपने आप होती है। सप्लाई तभी होगी कि जब मैं डिमांड जनरेट करूँ ना। तो ये जो डिमांड जनरेट कर रहे हो, यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, मुझे ये बताओ, ये डिमांड आप कैसे जनरेट करते थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने एक वर्ड बोला कि मुझे डिमांड जनरेट करना है। लोग बोलते हैं कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, आपका बिजनेस बस ना के बराबर चल रहा है। लेकिन जब आप सप्लाई ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा कर रहे हो, और डिमांड भी बढ़ती जा रही है, तो बिजनेस इज रनिंग। तो आप सबसे पहले डिमांड जनरेट कर रहे थे। तो जस्ट टेल मी कि कैसे किया आपने क्लाइंट? अच्छी सर्विस दीजिए तो क्लाइंट हमेशा आपके पास में आएंगे। तो सर्विस तो डिमांड के साथ। तो मैंने डिमांड कैसे जनरेट किया? सबसे पहले मैंने अपना प्रोडक्ट को समझा। अच्छा, कि मैं ये जो प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ मार्केट के लिए, वो मार्केट को सूटेबल है कि नहीं है, वो मार्केट में लास्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं उसमें परफेक्ट था कि मेरा प्रोडक्ट एकदम सही है, वो लास्ट करेगा मार्केट में। फिर मैंने ये देखा कि इसका मार्केट शेयर अभी कितना है। तो दैट वाज नियरली अबाउट लेस देन 5%। तो मेरे पास में 95% पूरा ओपन मार्केट था उसके लिए। तो सबसे मैंने नेगेटिव को मैंने अपना प्लस बना लिया। इसको कोई नहीं जानता तो सबसे बड़ा मार्केट यही है। तो फिर मैंने उसके यूजर्स ढूंढना शुरू किए। तो सबसे पहले जैसे हमारे जो डीलर्स है, मैं उनके पास में लेके गया, उनसे पूछा आप ये बेच रहे? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे, अभी हम जानते नहीं है। अब अगर वो क्यों नहीं जानते, उसका बड़ा रीजन होता है कि वो इंटीरियर है। राइट। जो इंटीरियर यूज करेंगे उनको नहीं पता, तो वो डीलर को कैसे पता चलेगा?
एट द एंड हम जब घर बनाते तो पहले हम एक इंटीरियर को हायर करते, कारपेंटर को हायर करते, फिर हम जाते सामान लेने के लिए। राइट, तो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ सोर्स बनाया, जो बिल्कुल। थर्ड पॉइंट ऑफ सोर्स होता है, मैंने उसको अपना पहला सोर्स बनाया। मैं पहले उनके पास में लेके गया, उनको समझाया कि देखिए चेंज जरूरी है ना, जरूरी नहीं हम पहले से जो करते आ रहे थे वही चलेगा। राइट, समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है, तो हर तरीके का बदलाव होता है। रिश्ते में बदलाव आते हैं, सोच में बदलाव आता है। अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी बदलाव आएगा ही। बिल्कुल, और बिल्कुल। नए प्रोडक्ट है तो उसको अवेल भी करना चाहिए, उसको यूज राइट, करना चाहिए। राइट, तो मैंने उनको यूजेस समझाया मार्केट को कि ये लगाने से आपका बेनिफिट क्या है। अगर आज आपका स्टेटस सपोज करिए कि अगर अभी आप बी में हैं, तो ये लगाने से कि आप ए में जा सकते हैं। हाँ जा सकते हो, और कैसे जा सकते हो तो मैंने उनको वो समझाया। फिर हमने कुछ ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, उनके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करा, उनको समझाया उनको यूज कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे हमने बहुत सारे शुरुआत में फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए कि ये काम करिए, ये साइट में आप यूज करिए ओके, एट आवर कॉस्ट। अब फिर आप रिएक्शन देखिए क्लाइंट का कि उसको कितना पसंद आ रहा है वो चीज को लेके। फ्री ऑफ कॉस्ट। यस डेफिनेटली, डिमांड जनरेट करना है। राइट, 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 कैसे होगा? राइट, मैं बोलूं डिमांड भी जनरेट करना, फिर आप पैसे भी आप लगाओ तो वो तो पीछे ही हटेगा। राइट, राइट, मेरा प्रोडक्ट है ना, You have to give हाँ, samples. तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी ये बिके राइट, एट एनी कॉस्ट। वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी, मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ओके, तो मैंने वो सब मार्केट चूज किया। ओके, मैंने बोला चलो फ्री में आप एक ऑफिस बनाओ, घर बनाओ, यहाँ पे इतने आप यूज करो। हम फैंसी प्रोडक्ट्स के साथ में उन्होंने यूज किया, कि उनके क्लाइंट को पसंद आया। क्लाइंट को पसंद आया तो उनको पहला कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो अब उनको ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा? जो उनके नियर बाई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तब वो जाकर उनको बोलेंगे मुझे विशाल मंत्री जी का चाहिए प्रोडक्ट, मैंने वो अभी यूज किया, वो बहुत अच्छा है। अरे कौन सा प्रोडक्ट है, मुझे तो पता ही नहीं है। अब उन्होंने मुझे फोन किया, मंत्री जी आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या, ये बताइए क्या है, हमें भी करना है। दैट वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो मैंने जीत लिया। ओके, अब फिर उनको ये प्रोसेस कंटिन्यू है। ये सिर्फ ये नहीं था कि मैंने एक बार करके छोड़ा और एक लोगों को बोला और वो बाय डिफॉल्ट होगा, नहीं, ये प्रोसेस है, ये 24/7 साइकिल है। राइट, तो मैंने उनसे और कनेक्ट्स बनाए। राइट, एक इंटीरियर से 10 बने, 10 से 20 बने, 20 से 30, सो ऑन। तो एक कारपेंटर से 2, 4, 10, 15। और ये मीटिंग्स हम आज भी करते हैं। अच्छा, अवेयरनेस हर दिन जरूरी है। एजुकेशन का मतलब ये कभी भी कोई उम्र नहीं है खत्म होने की। सीखने का हम बोलते हैं ना, कोई उम्र नहीं होता। राइट, हम आखिरी सांस तक भी सीखते हैं। राइट। आखिरी सांस भी कैसे लेना वो भी सीखते हो, तो सेम बिजनेस है, हर दिन सीखते हैं। 2018 में विशाल मंत्री अपने घर से बाहर निकले। इनको लगा कि ट्रैवलिंग करने से और इधर उधर रेकी करने से और घूमने से ये मार्केट का ट्रेंड जनरेट कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कि व्हाट इज द मार्केट गोइंग ऑन, एंड स्पेशली इज इन प्लाईवुड और सनमाइका के बिजनेस में है। तो गुवाहाटी 2018 के बाद, जून में जाने के बाद, ये दिसंबर में कलकत्ता में इन्होंने हमला बोल दिया, और कोलकाता में हमला बोलने के बाद अब ये सिलीगुड़ी चले गए हैं। तो विशाल 2020 में तो कोरोना आया था, जो आप ऐसे करके मार्केट पकड़ रहे हो, तो उस समय क्या हुआ था? यू हैव टू गो टू योर नेटिव प्लेस पटना, आपको वापस हो सकता हाँ, जाना पड़ा। हाँ, 2019 में मैंने अपना नया गुवाहाटी ब्रांच, मतलब सॉरी सिलीगुड़ी ब्रांच शुरू किया था। एंड शुरू करते ही मतलब लेस देन 6 मंथ में कोविड आ गया, सब चीजें शांत हो गई। तो दैट वाज मतलब एक ड्रॉबैक। हाँ, मतलब ऐसा लगा अभी तो शुरू किया था, अचानक से 0 पे आ गए। कभी कभी होता है ना, आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ होके भी कुछ नहीं होता है। तो वही था, मेरे पास में सेटअप सारा कुछ होके भी कुछ नहीं था, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं है। राइट, राइट। तो मैं हेल्पलेस था उस टाइम पे। मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, मेरा ये डिसीजन गलत तो नहीं हो गया, अभी तो हमने शुरू किया, अब आगे क्या होगा। बिल्कुल, कॉस्ट है, रेंट है, एक्सपेंसेस है, एवरीथिंग है, वो तो मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं अगर हूँ तो मेरे कारण और भी बहुत सारी लोगों की फैमिली चल रही है, बिल्कुल। तो मैं वहां पे पीछे नहीं हो सकता था। तो दैट्स वेयर माय फादर वो आए, बोले डोंट वरी, हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन का मतलब यही होता है कि कभी भी हमारा समय एक जैसा नहीं होगा। कभी 0 भी होगा, कभी 1 भी होगा, कभी 10 भी होगा, कभी 9 भी होगा। पर जो जिस समय है उसको हमेशा बेहतर बनाओ। पीछे जाके तो मतलब नहीं है। तो अगर आज ठीक है अभी मूवमेंट बंद है, तो अब हम ये अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है क्या इसमें भी कुछ हो सकता है, बंद है तो भी काम हो सकता है। तो हमने सोचा हाँ ठीक है, आपकी भी बात सही है। तो अब उस समय बहुत ज्यादा हॉस्पिटल हो रहे थे, इमीडिएट लोगों को बेड की भी दरकार थी। किसी की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो बंद नहीं कर सकते, तो उनको कंप्लीट कराना ही कराना था। तो हमने क्या किया, फिर हमने मार्केट्स हाईलाइट करना शुरू किए। हमने जैसे सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग उसमें काफी शुरू करी। हम लिंक्डइन पे, हर एक जगह पे जो भी हमारे साइट्स हमें लगता कि ये पोटेंशियल है, हर हॉस्पिटल से हमने अपना रिक्रूटमेंट डाल दिया कि अगर किसी को प्लाईवुड की दरकार है या माइका की दरकार है तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। हमने जितने भी सोर्स थे, हमारे जितने भी कारपेंटर सोर्स थे, जितने भी इंटीरियर सोर्स थे, हमने उनको अवेयर किया कि वी आर अवेलेबल स्टिल, अगर इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट्स। एंड लकीली वी गॉट मतलब बहुत वेरी गुड ऑर्डर्स। यस, हम कोविड होने बंद भी था लेकिन तो भी हम काम कर रहे थे। अच्छा, मतलब आपने नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढी
कि हम मार्केट को किस तरीके से हाँ, उस समय अगर लेकिन चैलेंज कर शायद उस सकते दिन हैं। मुझे वो मेरे पापा ने वो विजन नहीं दिया होता कि अभी भी मार्केट बंद नहीं, मार्केट वो कहते हैं मार्केट कभी नहीं सोता है, राइट हम सोते हैं। राइट। ये हमारी इमेजिनेशन है कि मार्केट सोया हुआ है, मार्केट नहीं सोया, मार्केट जगा हुआ है। आपको देखना है कि आप कितना आंख खोल के बैठे हो उस मार्केट में। तो ऐसा नहीं था, कोविड में भी लोग काम कर रहे थे, जिनका जैसा वो जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट कोविड से ही आया। राइट हमने कभी नहीं सोचा कि हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। बिल्कुल आज वर्क फ्रॉम होम से अब मल्टी बिलियन कंपनी चल रही है, राइट जो पहले ऑफिस से ही होती थी। राइट वर्क फ्रॉम होम ने बहुत सारा चीज सीखा है, कॉस्ट सेविंग भी सिखाई, राइट कम पैसों में कैसे सर्वाइवल करना है, वो भी एक बहुत बड़ा चीज था। मी एज अ यंग ब्लड, तो जैसे मुझे एक्सपेंसेस के काफी आदत रहे हैं, एंड स्टडीइंग इन पुणे एंड बीइंग अ मारवाड़ी, मतलब पूरा अच्छा सा बॉय, तो कोई चीज के लिए कभी मना ही नहीं, बाहर गए तो एक्सपेंसेस और बढ़े, तो वो देख के आया था। एंड अभी के लिए तुरंत ये था, ये दैट वाज मतलब बोलते हैं ना सबसे लर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये कोविड ने मुझे बहुत सिखाया कि कॉस्ट मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, जरूरत जितनी है उतनी करो। जोड़े हुए पैसे थे आज हमारे घर वालों के, तो आज भी सर्वाइव। ओके अगर मैं शायद होता तो मैं अभी नहीं कर पाता। राइट इट ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर। वो उन्होंने वो कॉस्ट सेव करके रखा था हर एक पोर्शन के हिसाब से, कि हम कोविड भी बहुत मजे से हम रहे। ओके एक डे भी हमें ये फील नहीं हुआ कि अरे हम पीछे हो गए, ये होगा क्या होगा, कोई बात नहीं, पीछे हो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मेहनत करेंगे, 2 गुनी मेहनत करो, 3 गुनी मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारा स्किल अच्छा है, हमारा विजन सही है, हम जो चाहते हैं हमें वो मिलेगा, डिपेंडिंग हम किस मूवमेंट में, हम किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मेरे को विशाल एक बात बताओ, आप तो काफी यंग एंटरप्रेन्योर हो, 24 इयर्स, अभी आप 26 इयर्स के हो, तो टीम में आपसे बड़े सारे मिलते होंगे ट्राई करके, और उसके अलावा आप जब डीलर से किसी से बात करने जाते होगे, जैसे आपने कहा कि मैं अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ, मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मुझे एक नई चीज़ दिखानी है कि लोगों को नहीं पता, मुझे पता करना है, तो ये नहीं बोलते कि बेटा तू जा पापा को भेज, या तो हमें तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें मत बताओ, ज्ञान मत दो, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जो है, ये प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ा? यही तो सबसे, मैं बोलूँगा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, एज गैप। मैं 24 साल का था मैं जब गया, और मुझसे मैं बातें कर रहा हूँ, वो मेरे बाबूजी की उम्र के 45, 50, वो वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमारी बिजनेस में लेगेसी फॉरवर्ड नहीं हुई है बहुत ज्यादा। तो उनको मैच कराना, कि उनको समझाना कि आपको मेरे से कैसे फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये था कि मैं बेशरम बना, कि अगर मेरा प्रोडक्ट तब बिकेगा जब मुझे अपना बेचना आना होगा। तो मैंने ये सुना ही नहीं कि किसी ने अगर मुझे बोला कि उसको लेके या ये अभी बात नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने भी बोला आपको हम क्यों बैठाएं, तो मैं उस चीज को ईगो पे नहीं लिया। जब उन्होंने बोला ना क्यों, तो मैं उस क्यों के लिए मैंने काम किया। मैंने कोशिश करी पीआर स्ट्रॉन्ग करने की, मैंने इमोशनल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करी। तो उस समय ऐसे मारवाड़ी में आदत है ना, हम पीआर से काम करते हैं, बोलते हैं ना ये चाहिए ड्रग फलाना से ले लो, उससे ले लो, इससे ले लो, हमारे मुंह में नाम रटा हुआ होता है, हमारा को पीआर बन के रखा हुआ है। तो मैंने ऐसे हाईलाइट करने को, अगर मेरे से थोड़ा ज्यादा एज है, मेरे बाबूजी की एज के है, तो मैंने उनको कोशिश किया काका बनाने का। अगर कोई सरनेम मेरा मैच कर रहा है, कहीं से कोई रिलेशन आ रहा है, तो कोशिश करी उनको मामा, ताऊ, ऐसे ऐसे करके उनको एक इमोशनल कनेक्ट कराने का, कि जिनके कारण मैं उनसे बात कर सकूं। अब मैं किसी को एक सर बोल के बात करूं और किसी को मैं बोलता हूँ हाँ मामा जी राधे राधे, एक काम तो एक नया प्रोडक्ट है, तो अब देखिए दोनों में बहुत फर्क हो जाता है बात करने के लहजे से ही। भाई यू वांट टू से अपनापन ज्यादा। हाँ तो उनको एक कनेक्ट हुआ ना कि हाँ चलो ठीक हो, एक बार, 2 बार, 3 बार मैं बार बार मामा बुला रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो फीलिंग आएगा ही आएगा। राइट। तो वो फीलिंग शुरुआत होने लगी। फिर डिमांड्स के ऊपर में हम काम करने लगे, क्योंकि ये क्यों वर्ड था, बहुत लोगों ने हमसे बोला हम क्यों आपका माल बेचे, क्यों बेचे, सही बात है क्यों बेचे। तो दैट वाज द क्यों पार्ट, जो हम अभी भी कोशिश करते हैं कि ये क्यों पे हमेशा खड़ा उतरे। क्यों कोई मेरी बड़े बड़े शेर है मार्केट में, तो आप क्यों बेचेंगे। हाँ बहुत बड़ी सी जो बोलते हैं कि एक घोड़दौड़ चल रही है, उसमें आप चाह रहे हैं कि आपका घोड़ा भी आगे बढ़े। तो व्हाट इज योर विजन, मेरे को विजन बताओ कि आप क्या विजन देखे। अभी तो 26 साल की उम्र है, एक विजन होता है आदमी का। आप जैसे बोले कि 2018 में आया, गुवाहाटी, कोलकाता, फिर यहाँ पे बिजनेस किया, तो आपका कोई विजन होगा, तो विजन के बारे में मुझे बताओ। अभी हमारा विजन है 2026 मार्च तक टू मेक अ कंपनी 100 crore क्लब कंपनी। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। करेंटली अभी हमारे पास में करीबन मोर 800 डीलर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बट हम 800 डीलर्स का हम चाह रहे कि हम एटलीस्ट उनका 50% हम उनका इनपुट उनसे ले सके, विच इज करेंटली राउंड अबाउट अभी 10 to 15% हम ले रहे हैं। तो अभी हम उसी में ही अभी काम करें कि उनका जो रेस्ट 40% है वो कैसे आएगा। तो अगेन वही है डिमांड के ऊपर में। तो हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर में R&D और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अपनी PR टीम पे थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज को लेके, अपने डिमांड्स को लेके।
कहते हैं ना, अगर आप बड़ा बनना इजी है, मतलब मेहनत करो बड़ा बन जाते, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही जरूरी है। ओके, श्योर। बनने के बाद में काम भी करना पड़ता है, तो अब हम बिल्कुल। उसी पे ही काम कर रहे हैं। एक चीज और है कि अकेले रहते हो कलकत्ता में, तो ऐसा होता है सुबह 9 बजे से 7 बजे तक खाली बिजनेस में है, या फिर सोशल होते हो, या फिर पार्टी करते हो? मतलब या तो एक चीज और होती है जो मारवाड़ी फैमिली बोलती है, अकेले मत भेजो बाहर, ठीक है, क्योंकि अकेले भेजोगे तो लड़का बिगड़ जाएगा। तो मेंटेनेंस रहता है या किस तरीके से आप मैनेज करते हो, क्योंकि आपका विजन तो बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा है, तो मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। बच्चे बिगड़ जाओगे तो बेटा ने 12 भेजोगा, बेरो को नहीं 500 अब लग जाओगे, इकट्ठे बोल जाओगे व्यापार यहाँ पे 300 हवा लग हाँ, जाएगी। हाँ। ये है काफी हमारे यहाँ पे ट्रेंडिंग कहावत है, वो चलती है, तो ये रहता था। बट इट जस्ट अबाउट, कहते हैं ना कि वो ट्रस्ट कैसा है, मेरे पेरेंट्स को ट्रस्ट, उनको पता था, उन्होंने जो मुझे लर्निंग्स दी हैं वो इस चीज के लिए नहीं दी है। मैं पार्टीज भी करता हूँ, मैं पुणे में भी था, वो भी करता था, अभी भी करता हूँ, मैं सोशलाइजिंग भी उतना ही करता हूँ, मेरा पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल भी है। हाँ, शुरुआत का जो दिन था दैट वाज 100% प्रोफेशनल। ओके। दैट वाज 365 डेज, वो पूरा प्रोफेशनली था, उसमें नो पर्सनल, क्योंकि मैंने पर्सनल लाइफ में जिया ना, मैं पुणे उसी के लिए गया था। ओके। मैंने वहां पे पूरी मस्ती करी, तो मैं अभी क्लियर था। तो अभी हर चीज दो तरफ नहीं हो सकता, नहीं। एक बार बनने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैंने शुरुआत में एकदम स्टॉप कर दिया। 100% focused on my business. I used to travel 20 days, 25 days continuously staying in hotels, रेकी करना, मार्केट में जाना, डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, all these stuff. Yes, It was going on in this. this. You are a part of MIBF, Maheshwari International Business Foundation. कैसी आपको लग रही है कोशिश, और आपको क्या लग रहा है कि कितना आगे जाएगा, और क्या ये करना चाहिए? जैसे कास्ट बेस, कम्युनिटी बेस, सब बैठे हैं एक दूसरे को बिजनेस करें, हाउ फार इट इज जस्टिफाइड? MIBF एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा। अब जैसे मैं नया हूँ कैलकाटा के लिए, जैसे उन्हें पता चला कि हमारा एक महेश्वरी बेटा आया हुआ है सिटी में, जो कि यहाँ पे अकेले काम कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको अपने साथ में जोड़े और उनको हेल्प करें। तो ये बहुत अच्छी सोच है हमारे जैसे यंग के लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए भी, कि अगर हम अपनी कम्युनिटी का भला कर सकते हैं ना किसी भी रूप में, एक कहावत हम बोलते हैं ना, भगवान ज्यादा उसलिए उसको देता है कि वो औरों को भी दे सके। तो वही अगर हमारी कम्युनिटी के पास में है कि हम अगर किसी को दे सकते हैं, हमारे कारण किसी का हेल्प हो सकता है, हम उसको चाहे किसी भी आर्थिक, मानसिक, किसी भी रूप में भी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। एंड महेश्वरी आर नोन फॉर दिस। हम हमेशा यही कोशिश रखते हैं कि हमारे पास में अगर महेश ने दिया है, हमें भगवान महेश ने दिया है, तो हम जरूर आगे भी उसको प्रमोट करें। विशाल, मैं जाते जाते आपसे कॉफी विद एंटरप्रेन्योर में एक सवाल पूछना चाहूंगी। यंग हो, डायनेमिक हो, और सोच भी रखते हो, मुझे एक चीज बताओ, बाकी लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हाट इज द राइट एज यू थिंक कि उनको बिजनेस में आना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एंड किस तरीके से, और क्या मतलब इन वन सेंटेंस यू कैन टेल मी कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बोलूंगा राइट एज नहीं होते, कहावत है जब जागो तब सवेरा। बस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपको करना क्या है। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो आपको कब करना है, वो देखिए एक इंट्यूशन मिल जाता है इंसान को कि हाँ ये अभी सही वक्त आ गया है कि अब मुझे आ जाना चाहिए। मुझे आ गया था, जैसे मैं जब ग्रेजुएशन, मुझे क्लियर था कि अब मुझे आगे नहीं जाना है। राइट। रादर देन इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट, अगर मैं वही अमाउंट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 1 साल 2 साल में उसको मैं रिकवर कर लूंगा। ओके। तो ये आपको इंट्यूशन आता है। दूसरा, करने से नहीं डरना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं हमेशा, अगर डर जाएंगे तो कभी कर नहीं पाएंगे, पहले करो, कूद जाओ। हाँ, कूदो। जब कूदोगे तभी तो गहराई का अंदाजा लगेगा ना। पहले से हम कैसे सारा कुछ प्रिडिक्शन कर सकते, प्रिडिक्शन हम कभी नहीं कर सकते। कोविड ने हमें यही सिखाया, प्रिडिक्ट मत करो। अभी आप जो करो, एंड उसको एक्सेल करने के लिए जो आप कर सकते हो, ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ यू कैन। टेक्नोलॉजी, टेक फ्रेंडली बनना बहुत जरूरी है। टेक्निकल एक्टिव रहिए, सोशली एक्टिव रहिए। आपने तो बिजनेस इनहेरिट किया, राइट, तो आप कोई चेंज लेके आए या फिर वही इनहेरिटेड 25 साल पुराना बिजनेस आपका चल रहा है? मैं वही लर्निंग्स में मैं सीख के आया था कि वहाँ पे क्या चीज, पापा लोगों को क्या तकलीफ होती थी उस बिजनेस में काम करने के लिए, वो क्या चीज के लिए परेशान होते थे। मैं देखा था वो जब घर आ रहे उनके फोन पे फोन बजाए जा रहे, दिन भर उनके कंटिन्यूस ऑफिस में फोन है, फोन है, फोन है। जैसे पॉइंट, अगर आपको कंटिन्यूस कोई चीज के लिए फोन आए ना, तो कभी ना कभी आपका मूड थोड़ा सा डगमगाएगा। दैट इज अ फैक्ट। मतलब, और अगर आप जो स्पेशली समझा रहे हैं, जैसे बिजनेस होलसेल बिजनेस है ना, तो वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। अगर किसी की सर्विस थोड़ी सी भी डिले हो जाती है ना, सामने वाला प्रेशराइज हो जाता है ना, प्रेशराइज आपके ऊपर में ही आता है, और आपका प्रेशराइज और लोगों के ऊपर में होता है। तो मैंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी। व्हाट्सएप था हमारे टाइम पे, तो मैंने इंडिविजुअल ग्रुप्स बनाने शुरू किए।
मेरे आज जितने डीलर्स हैं हमारे सारे ऑनलाइन हम ऑर्डर्स उनके जनरेट करते हैं। नो फोन कॉल्स, ओके, स्ट्रिक्टली हमने कहा हुआ है नो फोन कॉल्स। अगर आपने फोन पे ऑर्डर दिया, विल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑर्डर। रादर हमारी टीम है, वो काम करती है, मेरी जो टीम है वो लिखती है ऑर्डर रिसीव उनके ग्रुप में, वो ओके करते हैं, हम पंच करते हैं। तो अब इससे क्या होगा, एक तो बहुत बड़ा स्ट्रेस कम हो गया, दूसरे गलतियां कम हो गई। गलती अभी एकदम वो 1% है, गलती होती है पर 1% हो गई। लेस नंबर ऑफ फोन कॉल, तो अब आपका सोच दूसरे में जाता है, नहीं तो आधा टाइम फोन उठाने में जा रहा है, अभी फोन कम आ रहा है तो मैं कुछ और सोच पा रहा हूँ। राइट, तो फिर मैंने टीम्स अलग अलग करी। पहले क्या होता था ना, आप ही अकाउंट्स भी कर रहे हैं, आप ही माल भी रेडी कर रहे हैं, आप ही डिस्पैच भी कर रहे हैं, आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर सब कुछ आप ही डिसाइड करिएगा तो फिर बिजनेस कैसे बढ़ेगा? राइट, राइट, ये तो बिजनेस को डिसाइड करना पड़ेगा ना, बिजनेसमैन नहीं डिसाइड करेगा, बिजनेस अपना नीड खुद डिसाइड करता है और बिजनेसमैन का काम होता है उस नीड को फुलफिल करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये डिसाइड किया मेरे बिजनेस को क्या क्या जरूरत थी। एक सही अकाउंटेंट की जरूरत थी तो मैंने अकाउंट टीम अलग करी, डिस्पैच की जरूरत थी, समय के अनुसार जब जैसे आप बढ़ते जाते हो उस तरीके से आप एक्सपेंडिचर करो। तो शुरुआत में मैंने भी सब कुछ किया, जैसे जैसे मैं बढ़ते गया कि मुझे पता था अगर मुझे नया सोचना है तो मुझे एक जगह से तो फ्री होना पड़ेगा ये सब चीजों से। तो मैंने अपनी टीम को ऑटोमेट बनाया, मैंने बिजनेस को ऑटोमेट बनाया। And this way you started. हाँ, मैं कहीं भी रहूँ बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल। That was so nice to meet a young entrepreneur. उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा ऐसे entrepreneur से आपको मिलाएं और इनसे ऐसी सीख आपको दिलाएं जिससे आप मिलके बोले कि yes, Coffee with Entrepreneur, we love the show। क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि यंग entrepreneur और ज़्यादा डायनामिक वे से आगे आएं और देश की जीडीपी पे कुछ योगदान करें। That was विशाल मंत्री। थैंक यू विशाल फॉर अटेंडिंग द शो और हमारे इतने सारे लोगों को बताने के लिए कि हाँ उनको भी मजा आ रहा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।